वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मर्डर मिस्ट्री फ़िल्म को एक्सप्लेन करेंगे। फ़िल्म के शुरू में हम दो लोगों को देखते हैं और दोनों ही आदमी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाले का नाम निक सिपलेट है जो हाल ही में अपने डिटेक्टिव एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है। दूसरे पुलिस वाले का नाम जिमी है, ये निकलिस का दोस्त है। इसके बाद हम निक की बीवी को देखते हैं, इसका नाम ऑड्री है जो कि एक हेयर ड्रेसर है और वो अपनी और निक की मैरिड लाइफ से नाखुश है। ऐसा नहीं है कि वो निक से प्यार नहीं करती है, बस वो अपनी घिसी पिटी लाइफ से बोर हो चुकी है। इसके बाद निक और जिमी अपनी बीवियों के साथ डिनर पर जाते हैं। आज निक और एंड्रयू की 15 मैरिज एनिवर्सरी है। निक अपनी वाइफ से ये बात छुपाना चाहता है कि वो फिर से अपने डिटेक्टिव के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है। इसके बाद ऑड्री घर लौटने के बाद निक से कहती है कि जब तुमने मुझसे शादी की थी तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे यूरोप के ट्रिप पर ले जाओगे, लेकिन आज शादी को 15 साल हो गए हैं। कहाँ है हमारा ट्रिप? तो निक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान सरप्राइज़ किया है और हम यूरोप ट्रिप पर जाने वाले हैं। अगले दिन निक और एंड्रयू ट्रिप पर जाने के लिए निकलते हैं और वो भी 15 साल बाद। और फ्लैट के दौरान निक वहीं सो जाता है तो एंड्रयू चुपचाप फ्लाइट के हाई क्लास कैबिन में चली जाती है। तभी वहाँ से एक आदमी देख रहा होता है, इसका नाम चार्ल्स होता है और चार्ल्स अच्छे खासा पैसे वाला आदमी है। और इसके बाद दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। चार्ल्स बताता है कि मैं अपने अंकल याच पार्टी में जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। इतने में निक भी वहाँ जाग जाता है और वो भी कैबिन में आ जाता है। वो एंड्रयू और चार्ल्स को बातें करते हुए देख लेता है। वो काफ़ी जेलस है, वो इनकी बातों में भंग डाल देता है और चार्ल्स अब दोनों को यश पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद इनका प्लेन स्पेन में लैंड कर जाता है और वो दोनों चार्ल्स के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं चार्ल्स की एक गर्लफ्रेंड को जिसका नाम सूजी होता है। इसके बाद एंट्री होती है टूबी की, जो कि चार्ल्स के अंकल का इकलौता बेटा है। उसके बाद एंड्रयू न्यूज़ पढ़ के निक को बताती है कि 23 साल की सूजी ने 70 मिलियन की जायदाद के लिए एक बुड्ढे से शादी की है। इसके बाद ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। तभी उनकी मुलाकात ग्रेस ब्लड नामी एक्ट्रेस से होती है। ये मूवी के अंदर भी एक्ट्रेस का रोल कर रही है। ग्रेस भी यहाँ पार्टी में आई है। एंड्रयू जेलस होके बोलती है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इसके बाद एंट्री होती है कर्नल चार्ल्स ओलेंगा की, जो कि वेल्कन का अच्छा दोस्त है और ये अपने बॉडीगार्ड के साथ पार्टी में आया है और बेचारी ऑड्री ओलेंगा को देखकर डर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बम्बई के महाराजा विक्रम हैं। इसके बाद ये जहाज़ यहाँ से निकल जाता है और पार्टी भी शुरू हो जाती है और वहाँ आखिर में एंट्री होती है चार्ल्स के अंकल माइकल कॉइंस की और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड सूजी भी है। माइकल सब के सामने कुछ वर्ड्स बोलता है और कहता है कि तुम सब नीचे हो जो कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई को चूसना चाहते हो, और इसलिए मैंने अपनी न्यू वसीयत से, जिसके हिसाब से सारी जायदाद की मालिक सूजी होगी और आज के बाद तुम लोगों का मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं होगा। और ऐसा सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और काफ़ी गुस्सा भी। ग्रेस पार्टी हॉल से चली जाती है और जब माइकल अपने साइन करने वाला था तो वहीं लाइट बंद हो जाती है और फिर हमें गोली चलने की आवाज़ आती है और जब लाइट आती है तो वो बुढ़ा मर चुका था, उसे किसी ने चाकू से मार दिया था। और एंड्रयू सबको बताती है कि उसका हस्बैंड एक डिटेक्टिव है। खैर निक तो एग्ज़ाम में फेल हो चुका था, लेकिन ऑड्री को थोड़ी पता है। निक बताता है कि बॉडी को कोई भी टच नहीं करेगा और अब सभी लोग अपने कमरे में जाएं और कोई भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि आप सभी में से कोई एक कातिल है। फिर सभी लोग अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। वही निक और एंड्रयू अपने रूम में मस्त खाना खा रहे होते हैं। एंड्रयू को लगता है कि इस मर्डर में दो लोग शामिल हैं, एक वो शख्स जिसने लाइट बंद की होगी और दूसरा वो शख्स जिसने चाकू मारा होगा। इसके बाद रात को सोते वक्त एंड्रयू को कोई गन की आवाज़ आती है तो सभी लोग चेक करने के लिए जाते हैं। तभी पता चलता है कि मेल्कन के बेटे टोबी ने खुद को गोली मार दी है, लेकिन उसे देखकर तो ऐसे ही लगता है। निक इस रूम को भी लॉक करने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम डिटेक्टिव लॉरेन होता है और वो सभी से कहता है कि मैं आप सबको पूछताछ के लिए एक एक करके बुला रहा हूँ, बेहतर होगा कि आप सभी लोग सच बोलें। इसके बाद डिटेक्टिव सबसे बारी बारी इन्वेस्टिगेशन करता है और सभी लोग अलग अलग कहानी सुनाते हैं। शायद कार्लोस तो कहानी सुना नहीं सकता क्योंकि उसे इंग्लिश सही तरह से नहीं आती है, तो वो इशारों में ही बताने लगता है। आखिर में निक और एंड्रयू को बुलाया जाता है तो डिटेक्टिव बोलता है कि इस पार्टी में सभी लोग एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, तो वो लोग कातिल तो नहीं हो सकते। तो मेरा शक तो तुम लोगों पर है और शायद तुम लोगों ने ही वेल्कन को मारा है। तो एंड्रयू बताती है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अजनबी हैं और मेल्कन को मारकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेल्कन कहता है कि शायद तुमने मेल्कन को मारने के लिए सवारी ली हो। इसके बाद मेल्कन निक से अकेले में बात करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं किया? तुम न्यूयॉर्क में पुलिस सार्जेंट हो और तुम्हारा नाम निक है। तुम अपनी बीवी से झूठ बोल सकते हो कि तुम एक डिटेक्टिव हो, मगर मुझसे नहीं। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम लोग ये मुल्क छोड़ कर नहीं जा सकते। निक और एंड्रयू अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं, तभी इनके रूम में एक ख़त आता है
और वो भी डोर के नीचे से। नोट में लिखा हुआ था कि रूम नंबर 803 में आ जाओ। इन दोनों को लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। इसके बाद वो उस रूम में जाने लगते हैं, मगर ओलिंगा का बॉडीगार्ड आ जाता है और इन पर गन तान लेता है। तभी इनको वहाँ कोई और आवाज़ भी सुनाई देती है। सार्जी इन दोनों को एक अलमारी में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि किसी ने सार्जी को गोली मार दी है। तो ये लोग डर के खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे रूम तक पहुंचकर अंदर घुस जाते हैं, मगर अंदर तो विक्रम और ग्रेस का रोमांस चल रहा था। तो ये लोग बेड के नीचे छुप जाते हैं। उसके बाद निक और एंड्रयू एक होटल में बैठे होते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि कर्नल ओलिंगा के बॉडीगार्ड की मौत हो चुकी है और मर्डर के सस्पेक्ट निक और एंड्रयू हैं। मगर निक और एंड्रयू को स्पेनिश वगैरह नहीं आती है, तो वेटर उनको ट्रांसलेट करके बताता है कि आप लोगों को देखते ही अरेस्ट करने का हुक्म है। इसके बाद ऑड्री को न्यूज़ रिपोर्ट से पता चलता है कि निक कोई डिटेक्टिव नहीं है और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है। तो अब ऑड्री काफ़ी अपसेट है क्योंकि निक इतने टाइम से उसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद चार्ल्स ऑड्री से कहता है कि तुम्हें इसी वक्त मोंटो कार्गलो से जाना होगा। तुम लोग मेरी वजह से फंसी हो और मैं ही तुम लोगों को इस झमेले से निकाल सकता हूँ। और ये सब सीन निक भी देख रहा होता है। इसके बाद चार्ल्स रातों रात एंड्रयू को लेकर इटली पहुँच जाता है। जब चार्ल्स कहीं पर जा रहा होता है तो ऑड्री उसका पीछा करती है। तभी उसे रास्ते में निक मिल जाता है जो कि सूजी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। यानी चार्ल्स और सूजी यहाँ पर मिलने आए हैं और ये दोनों जो खिचड़ी पका रहे हैं कि तभी इन दोनों पर फायर होता है। और तभी ये लोग जब बचकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें सूजी दिखाई देती है जो कि छुपते छुपाते कहीं जा रही होती है। जब निक और ऑड्री सूजी को ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ कार्लो भी दिखता है और वो भी इनके साथ सूजी को ढूंढने लग पड़ता है। तभी सूजी को कोई मार देता है। निक और कार्लो उस मांस वाले बंदे का पीछा करते हैं, मगर वो स्कूटर लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सूजी अब तक वहाँ मर चुकी थी। निक और एंड्रयू को लगता है कि ये सब कुछ चार्ल्स कर रहा है। जब निक और ऑड्री चार्ल्स के रूम में पहुँचते हैं तभी वो देखते हैं कि चार्ल्स वहाँ मरा पड़ा है। किसी ने उसे जहर दे दिया होता है। अब इन लोगों को डर लगने लग पड़ता है। निक और एंड्रयू उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ सब लोग बैठे होते हैं जो कि यश पार्टी में मौजूद थे। निक बड़े कॉन्फिडेंट से सबसे कहता है कि हमने ये केस सोल्व कर दिया है और अब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी। तो निक और एंड्रयू सबको बताते हैं कातिल असल ग्रेस है, मगर ग्रेस इससे इनकार कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी ऑड्री को वहाँ कुछ याद आ जाता है और वो ग्रेस से अपना हेड उतारने को कहती है। और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रेस का हेड उतारता है सबको उसके सर पर चोट नजर आती है और अपना राज खुल जाने पर ग्रेस ऑड्री को होस्टेज बना लेती है। मगर निक जोश में आकर ओलिंगा की गन निकाल कर ग्रेस पर शूट कर देता है और ऑड्री को बचा लेता है और इसके बाद तकरीबन केस सॉल्व हो जाता है। इसके बाद विक्रम पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से सार्जी को ग्रेस ने मारा था, मगर उस वक्त तो ग्रेस मेरे साथ थी, तो फिर सार्जी को किसने मारा होगा। और ये सुनते ही निक और ऑड्री को ध्यान आता है कि कार्लो को तो इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उसने मेरी बात का सही जवाब कैसे दे दिया। यानी इस मर्डर मिस्ट्री से कार्लो भी शामिल है, उसने इस सार्जी को मारा था। तो इनकी बातें सुनकर डिटेक्टिव जल्दी से जाकर कार्लो से भिड़ जाता है। तो कार्लो डिटेक्टिव को होस्टेज बना लेता है और वो बताता है कि वेल्कन ने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी थी और मैंने तो उसकी फैमिली को ही मार डाला है। इसके बाद कार्लो एक गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो निक और ऑड्री भी वहाँ खड़ी एक फरारी में बैठकर उसका पीछा करते हैं और ऑड्री तो बहुत ही जबरदस्त ड्राइवर होती है। इसके बाद ऑड्री अपनी कार को कार्लो की कार के साथ टकराती है और फिर कार्लो की कार एक जगह पे ठुक जाती है, मगर कार्लो कार से बाहर निकल आता है और वो निक पर गन तान लेता है। और तभी वहाँ एक टूर बस आकर कार्लोस को कुचल देती है और फिर डिटेक्टिव निक और ऑड्री को थैंक्स बोलता है क्योंकि इनकी वजह से ये केस सॉल्व हुआ है। लास्ट में डिटेक्टिव बताता है कि मैं न्यूयॉर्क में सिफारिश करूंगा कि तुम्हें डिटेक्टिव बना दिया जाए। और फिर लास्ट सीन में निक और ऑड्री ट्रेन से मस्त नज़ारे देखते हैं और ये ट्रेन फेमस ओरिएंट एक्सप्रेस है और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।